देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक। जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि इंडियन आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग के एरिया में काफी तरक्की कर रहा है। उन्होंने दुनिया से अपील की कि वे भारत में इन्वेस्टमेंट करें और हमारी फ्रेश ब्लड पर विश्वास दिखाएं, यानी कि आज के हमारे यूथ पर विश्वास दिखाएं। ये बात उन्होंने पेरिस में AI एक्शन समिट के दौरान गूगल के CEO सुंदर पिचाई से मुलाकात के बाद कही। पिचाई ने इस मुलाकात को बहुत पॉजिटिव बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा के फिटनेस को बढ़ावा देने के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की अहमियत बताई। नीरज चोपड़ा के फिट इंडिया पर लिखे गए लेख के जवाब में मोदी जी ने कहा कि ये लेख बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, जो हमें मोटापे से लड़ने और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही दीपिका पादुकोण ने छात्रों को ये सलाह दी कि वे विफलता के डर को छोड़कर अपनी ताकत पर ध्यान लगाएं और अपनी कमजोरियों पर काम करें। वे परीक्षा पे चर्चा 2025 के दूसरे भाग में छात्रों से बात कर रही थी। दीपिका ने कहा, छात्रों को अपनी चुनौतियों का सामना दृढ़ विश्वास और स्पष्टता के साथ करना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो घबराने की बजाय उससे सीखना चाहिए। वहीं सर्दियों में पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए एक संसदीय समिति ने फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस की तरह धान के अवशेषों के लिए भी मिनिमम प्राइस तय करने की सिफारिश की है। राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए समिति ने कहा कि पराली के मूल्य की समीक्षा हर साल की जानी चाहिए और खरीफ फसल के मौसम से पहले इसे अधिसूचित भी किया जाना चाहिए। वहीं पटना बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग 922 पर पुराना भोजपुर के पास एक सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोग मुख्य सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी करने लगे, लेकिन नया भोजपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने आकर लोगों को समझाया और माहौल शांत किया। फिर कहीं जाकर सड़क पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ सरकार ने टमाटर की कीमतों में गिरावट को देखते हुए एक खास कदम उठाया है। अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उगाए गए टमाटर को उन राज्यों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी जहां इनकी जरूरत से ज्यादा है। इसके लिए मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम के तहत सरकार ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज पर होने वाला खर्च उठाएगी। सीधा मतलब ये है कि किसान घाटे में ना जाएं और दूसरी जगह टमाटर की किल्लत ना हो। वहीं प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जबरदस्त सैलाब उमड़ा। शाम 6 बजे तक करीब 2 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। और अगर अब तक की बात करें तो पूरे महाकुंभ में अब तक करीब 48 करोड़ 25 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। मतलब पूरा माहौल पूरी तरह से भक्ति में हो चुका है। साथ ही दोस्तों लोकसभा में एक बड़ा बिल पेश होने वाला है, इनकम टैक्स बिल 2025। इसका मकसद है इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान और बेहतर बनाना। इस बिल को संसद की कार्रवाई में रखा जाना है। याद होगा जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था तब उन्होंने इस नए इनकम टैक्स कानून की घोषणा की थी। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बड़ी बात कही, भारत सिर्फ व्यापार और निवेश के मौके ही नहीं दे रहा बल्कि दुनिया को लीड भी कर रहा है और समस्याओं के समाधान भी पेश कर रहा है। संसद भवन में उन्होंने 16 देशों की 100 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के CEO, मालिकों और फाउंडर से मुलाकात की और बताया कि भारत की ग्रोथ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। साथ ही सेंट्रल साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में कश्मीर के दूर दराज इलाकों से आए युवाओं से बड़ी ही खुली और अनौपचारिक बातचीत की। ये युवा सरकार के युवा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दिल्ली आए हैं और इस दौरान डॉक्टर सिंह ने उनसे स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और मोबाइल फोन के सही इस्तेमाल जैसे टॉपिक्स पर बात की है। साथ ही अब बिहार में पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए पुलिस से अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपाना आसान नहीं होगा। पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन अब CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क की मदद से किया जाएगा, जिससे पुलिस जांच में ज्यादा पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी आएगी और जल्द ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जल्द ही देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, उसकी यात्री क्षमता 29.5 करोड़ प्रति साल तक होगी। इसके लिए एयरपोर्ट के सभी 5 रनवे बनाए जाएंगे। चौथे और 5वें रनवे के निर्माण के लिए 2054 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा रही है।
वहीं संसद में बजट स्तर के पहले चरण का आखिरी कामकाजी दिन है। वक्फ विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में रखी जाएगी। अध्यक्ष जगदम्बिका पाल रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखेंगे। हालांकि विपक्षी सांसद इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं तो दोनों सदनों में हंगामे की संभावना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी महिला को नाजायज पत्नी या वफादार रखैल कहने का मतलब उसकी इज्जत को कम करना है और ये सीधे तौर पर महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि ये शब्द संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं, जो हर नागरिक को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। साथ ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के दौरान स्वच्छ खाना पकाने पर एक बैठक की है। उन्होंने इस मौके पर बताया कि भारत ने स्वच्छ खाना पकाने की गैस तक सबके पहुंच को सुनिश्चित करने में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने इसके लिए लक्षित सब्सिडी, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और तेल मार्केटिंग कंपनीज के डिजिटलकरण जैसे कदमों को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि भारत और अमेरिका ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। दोनों देशों ने तय किया है कि 2030 तक वे अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करके $500 अरब तक पहुंचाएंगे। ये घोषणा उन्होंने वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बाद की। साथ ही प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने हाल ही में बताया कि कुंभवाणी स्टेशन पर महाकुंभ का प्रसारण करने का मकसद प्रसार भारती की सटीक और विश्वसनीय जानकारी देने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने ये बात प्रयागराज में संगम में पवित्र स्नान करने के बाद कुंभवाणी और रेडियो स्टेशन पर एक कार्यक्रम में कही। साथ ही पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने नई दिल्ली में एक रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम राज्यों में पंचायतों को द स्टेट ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग 2024। इस रिपोर्ट में पंचायतों के 6 प्रमुख पहलुओं का मूल्यांकन किया गया, जैसे उनकी स्ट्रक्चर, फंक्शंस, फाइनेंस, वर्कर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। श्री बघेल ने इस रिपोर्ट को लेकर कार्यक्रम में बात करते हुए बताया कि ये रिपोर्ट पंचायतों के कामकाज और विकास की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। वहीं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर शाम 8 बजे तक 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। इस महाकुंभ में देश विदेश से लाखों लोग आए हैं। अब तक 49 करोड़ 14 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं और इनमें कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से जुड़ी जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तब जॉइंट कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट को सदन में पेश किया। रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस शोर शराबे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्षी सदस्यों की असहमति नोट को रिपोर्ट में शामिल करने की अनुमति देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। खबरों का सिलसिला इसी तरह से इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए अपने राज्य का नाम। इसी के साथ दोस्तों, काफी दिनों से चल रही अटकलों के बाद आईफोन SE 4 का लॉन्च अब लगभग तय हो गया है। एप्पल के CEO टिम कुक ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने 19 फरवरी को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का ऐलान किया है। कुक ने अपने ट्वीट में लिखा, अगले हफ्ते एप्पल फैमिली में एक नया मेंबर आएगा, तो तैयार हो जाइए इस नए मेंबर से मिलने के लिए। साथ ही अब ऐसा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक चंडीगढ़ में होने वाली है जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी पर चर्चा होगी। इस बैठक में यूनियन फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर प्रहलाद जोशी और केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी भी शामिल होंगे। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान को भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन वो अपने बेटे के विवाह में व्यस्त होने के कारण बैठक में नहीं आ पाएंगे। साथ ही कोयला नगर के सब पोस्टमास्टर प्रभात रंजन को CBI ने 30,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। प्रभात रंजन पोस्ट ऑफिस कर्मियों के नेता भी हैं और कई केंद्रीय विभागों जैसे DGMS और CMPF में काम करने वाले डाक विभाग कर्मियों का प्रतिनिधित्व भी करते थे। उन्हें 70,000 रुपए की घूस मांगने का भी आरोप है। साथ ही 14 फरवरी को 6 साल पहले पुलवामा को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। आज उस हमले की 6ठी सालगिरह पर PM मोदी ने शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर मौसम अभी शुष्क है दोस्तों, और पिछले कुछ दिनों में तापमान भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि गुरुवार को देहरादून और आसपास के इलाकों में मौसम थोड़ा बदल गया है। यहाँ दिन भर धूप और बादलों का खेल चलता रहा और तेज हवाएं भी चली। साथ ही रिलायंस जियो के पास यूजर्स के लिए कई प्रीपेड प्लान्स हैं, लेकिन इनमें से 4 प्लान्स ऐसे हैं जो 2.5 GB डेली डेटा देते हैं। इनमें से सबसे सस्ता 2.5 GB डेली डेटा वाला प्लान 399 रुपीस का है।
साथ ही राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना दरअसल भाजपा की सरकार चलाने में नाकामी का एक प्रकार से बाद में किया गया ऐलान है। उन्होंने ये भी कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के बारे में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। साथ ही इस साल अब तक राज्य सरकार को जमीन, फ्लैट आदि के निबंधन से पहले साल के मुकाबले 1000 करोड़ रुपए का ज्यादा राजस्व मिला है। प्रोहिबिशन, एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने पिछले साल 10 फरवरी तक करीब 5540 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था, जबकि इस साल अब तक 6670 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व हो चुका है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर सवालों के जवाब देते हुए कहा कि किसी भी सेक्टर के लिए आवंटन में पहले की तुलना में कोई कटौती नहीं की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में पूंजीगत खर्च भी पहले जैसा ही रखा गया है, यानी इसमें भी कोई कमी नहीं की गई है। वहीं प्रदेश का मौसम इन दिनों तेजी से बदल रहा है। तेज पछुआ हवा चलने से वातावरण में नमी बढ़ गई है और शाम के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल उत्तर भारत में पछुआ हवाएं चल रही हैं, जिससे अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा। SBI कार्ड्स के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दिन के कारोबार में ये 6.1% तक चढ़ गया। इसकी वजह थी कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने इसकी रेटिंग अपग्रेड कर दी है। पहले इसे न्यूट्रल बताया गया था, लेकिन अब इसे आउटर परफॉर्म कहा जा रहा है। इस बढ़त के चलते शेयर ने 866.85 रुपीस का स्तर छू लिया, जो कि पिछले 18 महीनों में सबसे ऊंचा है। आखिर में ये 5.23% की बढ़त के साथ 859.45 रुपीस पर बंद हुआ। वहीं इंडिया एनर्जी वीक 2025 का नई दिल्ली के यशोभूमि में समापन हो रहा है। ये 4 दिन तक चला और इसकी शुरुआत 11 फरवरी को पीएम मोदी ने वर्चुअली की थी। इस इवेंट में जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली। 700 से ज्यादा एग्जीबिटर और 120 देशों के करीब 70,000 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। अमेरिका, UAE, नॉर्वे, फ्रांस, रूस और जापान समेत 10 देशों के खास मंडप भी लगाए गए थे, जहां उन्होंने अपनी मर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को दिखाया। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान डाक विभाग श्रद्धालुओं को खास सुविधाएं दे रहा है। मेला क्षेत्र में अलग अलग कैंप लगाए गए हैं, जहां आधार और अन्य जरूरी दस्तावेज अपडेट कराने जैसी सेवाएं मिल रही हैं। इसी बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाकुंभ 2025 को लेकर 3 खास स्मारक डाक टिकट जारी किए। उन्होंने प्रयागराज के अरेल घाट डाकघर में इन टिकटों का अनावरण किया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि 2025-26 के बजट में किसी भी सेक्टर के फंड में कटौती नहीं हुई है। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस बजट का मकसद देश के विकास को तेज करना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। दोस्तों, विपक्ष जो दावा कर रहा है कि पूंजीगत खर्च में कमी आई है, उस पर भी उन्होंने सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत अब दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। साथ ही जनवरी में थोक महंगाई दर घटकर 2.31% पर आ गई है। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह सब्जियों समेत दूसरी खाद्य वस्तुओं के दाम में आई गिरावट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस बारे में आंकड़े जारी किए। दिसंबर 2024 में ये दर 2.37% थी, जबकि पिछले साल जनवरी 2024 में महंगाई दर सिर्फ 0.33% थी। यानी इस साल जनवरी में थोड़ी राहत मिली, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अभी भी महंगाई ज्यादा बनी हुई है। खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है कि रूस ने अपने ड्रोन हमले में चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि रात भर में रूस ने काफी नुकसान पहुंचाया है। चेर्नोबिल वही जगह है जहां 1986 में दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु हादसा हुआ था, जब इसके 4 में से 1 रिएक्टर में जोरदार विस्फोट हो गया था। अब अगर वहां फिर से कोई हमला हुआ तो ये वाकई चिंता की बात हो सकती है। साथ ही मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। सीएम एन बीरेन सिंह ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उनके जाने के बाद भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने पार्टी के विधायकों के साथ कई बार चर्चा की, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बीच कांग्रेस ने मणिपुर के हालात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और भाजपा पर सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि राज्य में अगली सरकार को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन हुआ और अब इसका भव्य समापन समारोह होने वाला है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में न सिर्फ खेलों को विदाई दी जाएगी, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। स्टेडियम में शाम 4 बजे से ये इवेंट शुरू होगा, जहां खेल प्रतिभाओं के साथ साथ कला और संस्कृति का भी शानदार प्रदर्शन होगा।
वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले विधानसभा चुनाव में हार गए, फिर अब नगर निगमों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चुनाव से पहले ही आप के करीब 8 काउंसलर बीजेपी में शामिल हो गए थे और अब नतीजों के बाद भी काउंसलर के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। खबर ये भी है कि बीजेपी के संपर्क में करीब 20 और काउंसलर हैं, यानी आने वाले दिनों में आपको और नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस लाने वाला एक और प्लेन अमृतसर पहुंचने वाला है। इस फ्लाइट में 119 लोग होंगे, जिनमें से 67 लोग पंजाब से हैं। जैसे ही इस प्लेन के आने की खबर मिली, अमृतसर में खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई। पंजाब पुलिस के डीसीपी हरप्रीत सिंह मंढेर ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि ये प्लेन रात 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होगा। अब सबकी नजर इस पर ही टिकी हुई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूस को फिर से G7 देशों के समूह में देखना पसंद करेंगे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूस को G7 से बाहर करना एक गलती थी। पहले रूस इस समूह का हिस्सा था, जब इसे G8 के नाम से जाना जाता था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ और यूपी में जो भी विकास हुआ है, उसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा हाथ है। यही वजह है कि आज लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।